हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सत्र 2023-24 के लिए हाई स्कूल की गणित का अध्ययन करना शुरू किए हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रारंभ किया। इसमें हम लोग पहला वीडियो पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड प्रमेय और यूक्लिड प्रमेय क्या होते हैं। आज हम लोगों की बात है कि प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। जो अपनी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 को हम लोग हल करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी की बुक रेफरेंस बुक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है प्रश्नावली 1.1 का। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फिर से मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहले का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें 135 और 225 के एचसीएफ निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं, मौसो निकालने हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आप कह सकते हो कि जो आर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। यहाँ ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल है। तो हम करेंगे क्या कि ये हमारा 225 को हम लोग भाज्य बनाएंगे, 135 को भाजक बनाएंगे। अब 135 दूना करेंगे तो 270 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में चलेंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका 90। 225 में से 135 अगर हम माइनस करें तो हमारा बचेगा 90। यहाँ हम देख रहे हैं कि अपना जो शेषफल है वो 0 नहीं हो रहा है। तो जब तक ये शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम ये विभाजन क्रिया दोहराते रहते हैं। अब ये जो आपका भाजक था, अब यहाँ पर ये भाज्य का काम करेगा। जो ये शेषफल था आपका वो भाजक का काम करेगा। 90 दूना नहीं, 90 का नम जाएगा तो आप एक बार में लेके चलेंगे और यहाँ बच जाएगा 45। अभी भी हमारा जो है जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो जब तक कि आर हमें यहाँ 0 नहीं प्राप्त हो जाता तब तक हम ये विभाजन क्रिया करते रहते हैं। अब ये जो भाजक 90 था वो भाज्य बनेगा, जो शेषफल था वो भाजक बनेगा और 45 दूना 90 हो जाएगा, शेषफल 0। यानी आर बराबर आप देख रहे हैं 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा आपका अंतिम भाजक 45 है 45। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और इसके प्रयोग के माध्यम से जो हम एचसीएफ निकाले हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं। आप छोटे क्लास में जो है मौसम ऐसे भी निकाले होंगे, 225 और यहाँ बगल में 135 से भाग लगाएंगे, 135 से करना में 135। तो आप देख रहे हैं यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 0। अब ये जो शेषफल बनता है वही हमारा भाजक का काम करता। देखिए ये शेषफल था, यहाँ पर भाजक का काम कर रहा है। तो अब जो हमारा भाजक था अब वो भाज्य बनेगा। जो हमारा भाजक था, यहाँ देखिए 135 भाजक था, यहाँ करके आपका भाज्य बना है। तो भाज्य बना हुआ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 90 का 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ जाएगा 5 और जाएगा 45। फिर हम लोग ये शेषफल हमारा भाजक बनेगा और ये हमारा बनेगा भाज्य। तो ये हो गया 45 दूना 90। तो आप देख सकते हैं कि आपका शेषफल 0 हो गया। यहाँ पर जो अंतिम भाजक रहा 45 रहा,
तो इसका HCF हमारा क्या हो गया 45। इस प्रक्रिया को भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से ही जानते हैं। आप परीक्षा में ऐसे लगाएं या ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका दोनों सही है, दोनों तरह से आपको नंबर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं इसी का जो पहला क्वेश्चन है उसी का दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो क्या है। तो विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में ले आया हूँ कि हमें 38,220 यानी 38,220 और 196 का जो है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहले क्वेश्चन का दूसरा है। तो हम इसे दोनों तक प्रक्रिया से निकाल सकते हैं, यानी A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर A भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो जो बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे 38,220, अब 196 और आप 195 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 196 गुणा 195 38,220 के बराबर आएगा और यहाँ शेषफल हो जाएगा 0। इसका मतलब R हमें 0 मिल गया। तो आपका 38,220 और 196 का जो HCF होगा HCF वो हो जाएगा आपका 196, चूँकि भाजक 196 है। आप इसे चाहें तो अपनी पुरानी प्रक्रिया 38,220 भागा आप 196 करेंगे, तो 196 करेंगे तो इसका 195 बार में पूरा कट जाएगा। यानी आपको डायरेक्ट काटना पूरा का पूरा, भाग नहीं लगानी, आपको डायरेक्ट काटना। 196 से 95 पूरी बार ही आ जाएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहला का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो विद्यार्थियों, अपने प्रश्नावली 1.1 का पहले का तीसरा क्वेश्चन अपने सामने है। 867 और 255 के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालिए। तो हम 867 यानी अपना जो यूक्लिड प्रमेय का है वो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो अब हम देखते हैं कि 867 को हम बना लेते हैं क्या भाज्य, 255 को हम लोग भाजक और गुणे 3 कर दें तो 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 को 16, 3 दूनी 6 और एक 7, यानी 700 कुछ हो जाएगा और लगभग 102 आपका शेष बच जाएगा। करके देख सकते हो, 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 को 16, 3 दूनी 6, 765 हो रहा है। तो अगर 765 यहाँ से हम माइनस करें तो आप देखोगे कि 102 बचेगा, यानी अभी हमारा R नॉट इक्वल 0 के, यानी शेषफल हमें 0 नहीं मिला। तो विभाजन प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। तो 255 अब ये जो है भाजक का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि 2 बार में जा सकता है, चूँकि 3 बार में तो 300 हो जाएगा, 255 ही है तो 2 बार में जा सकता है और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 करें 204, यानी 255 में से यदि मैं 204 निकाल दूं तो शायद हमें 51 बचेगा। अभी भी R नॉट इक्वल 0 के है। तो अब हमारा 102 बनेगा भाज्य, 51 जो शेषफल था वो बनेगा भाजक और ये दुगुना 51 दूना 102, शेषफल हो गया 0। इसका मतलब R इक्वल 0 के। तो इसका मतलब हमारा 867 और 255 अंतिम भाजक 51 रहा। तो का HCF आपका हो जाएगा 451। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने प्रश्नावली 1.1 के में 3 क्वेश्चंस थे जिनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालना था, उसे हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न अपना क्या है वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। हम ये दर्शाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है, कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ऐसा हमें दिखाना है। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ अगर कोई सम संख्या और क्यों कोई पूर्णांक है आपका, यहाँ कोई सम संख्या है और ये क्यों कोई पूर्णांक है, और शेषफल अगर शून्य होता है या आपका शेषफल 1 होता है या आपका शेषफल 3 होता है या शेषफल 5 होता है, तो आप जरा इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ पर 1, 3 और 5 शेषफल के रूप में रहेंगे, यानी अभाज्य संख्याएं रहेंगी इस रूप में, क्यों कोई भी पूर्णांक आप लेंगे तो वह मिलेगा हमें विषम संख्या। जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आएगा 6 × 6 7 एक विषम है। क्यों कोई भी पूर्णांक दो ले लें, 6 दूनी 12 और 1 13 एक विषम है। कोई भी क्यों पूर्णांक हम लें, 6 × 3 धन 1 18 1 19। यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 × 1 धन 3 तो होगा 9, 6 × 2 धन 3 तो 6 दूनी 12 3 15 जो कि एक विषम है। 6 × 3 धन 3 तो आप देख सकते हैं 6 × 18 और 3 21 जो कि एक विषम है। यहाँ पर भी आप देख सकोगे अगर कोई भी क्यों कोई पूर्णांक है तो आप यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो ये 11 जो कि एक विषम है। यहाँ पर फिर 5 जोड़ोगे, 6 दूनी 12 5 17 जो कि एक विषम है। 6 × 3 करोगे, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे आप। 6 × 18 और 5 18 5 होता है 23 जो कि एक विषम है। तो अगर वो 6q प्लस 1 यानी यहाँ पर कोई आपका भाज्य संख्या रही तो आप देख रहे हो हमें विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि यहाँ पर सम संख्या हो, अब यहाँ पर कोई पूर्णांक ले लो तो आप यहाँ ले सकते हो 6 × 1 तो देख सकते हो 6 जो कि एक सम है। 6 × 2 12 जो कि एक सम है। 6 × 3 जो कि 18 एक सम है। ऐसे ही 6q प्लस 2 अगर लेते हैं, 1 के बाद 2 लेते हैं तो 6 × 1 धन 2 आप देख सकते हो 6 × 6 और 2 8। ऐसे 6 × 2 कर लो धन 2 करो, 6 दूनी 12 2 14 जो कि एक सम है। 6 × 3 कर लो, 6 × 18 और धन 2 तो 18 2 20 जो कि एक सम है। ऐसे ही अगर आप 6q प्लस 4 लेते हो तो भी देख सकते हो 6 × 1 धन 4 ये 10 जो कि एक सम है। 6 × 2 धन 4 12 और 4 16 जो कि एक सम है। 6 × 3 धन 4 6 × 18 4 22 जो कि एक सम है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 0 शेषफल 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 या 10 इस तरह की अगर कोई संख्या यहाँ पर रखी हुई है तो हमें वो संख्या सम मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ शेषफल के स्थान पर 1 3 5 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, अभाज्य संख्याओं को रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या। सम संख्या कौन सी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकें, और वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हम उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें बस समझ में आ गई होगी कि हम ये चीज़ें किस लिए बता रहे हैं कि अभी जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो जिनके अंत में हमारा शेषफल 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, हम उन्हें सम संख्या मान के चलेंगे। और जिनके शेषफल क्रम में 1 3 हो रहे 5 7 इस तरह के अगर हम शेषफल पाते हैं तो हम उसे विषम संख्या मान करके चलेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया ए कोई पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है, ऐसा हम मान लें। और यहाँ पर b बराबर मानेंगे, देखिए यहाँ 6 है 6 है 6 है, यानी भाजक जो होगा 6 है, यानी b बराबर 6 है। तो हमारा जो यूक्लिड प्रमेय का है उसके अनुसार हम देखें तो a बराबर 6q प्लस यहाँ r होगा। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो b है ये 6 उससे हमारा r हमेशा छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो r है वो मिलेगा, ले सकते हैं हम 0 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हम लोग शेषफल के रूप में ले सकते हैं।
तो आइए अब लिखते हैं हम इसको। यदि हम r बराबर 0 मान के चलते हैं तो a बराबर 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q ही मिलेगा, जो कि क्या है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। ऐसे ही यदि r बराबर 1 लेके चलते हैं तो हमारा a बराबर 6q प्लस 1, जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पर 1, 3, 5, 7 आएगा तो हमें विषम संख्या मिलेगी, जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो आप देख सकते हैं हमने r बराबर 0 ले लिया, r बराबर 1 ले लिया। तो अब एक और करके देखते हैं। यदि r बराबर हम 2 लेते हैं तो a बराबर आप देखोगे 6q प्लस 2। तो यहाँ पर अगर 2, 4, 6, 8 आएगा तो हमें सम मिलेगी, तो इसलिए जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो हमने ले लिया r बराबर 2 तक। अब हम देखेंगे कि यदि हम r बराबर 3 लेते हैं, यानी यदि इस पर हम 3 लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3 होगी। तो हमने कहा था यहाँ 1, 3, 5, 7 जो भी आएगा वो हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या। तो जो कि एक विषम संख्या है, विषम है। फिर यदि r बराबर हम 4 लेंगे तो अगर हम इसे यूक्लिड परिमेयिका पर रखेंगे 6 प्लस 4, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आएगा तो हमारे क्या होंगे, सम। यदि r बराबर हम 5 लेते हैं तो a बराबर आप देख सकते हो 6q प्लस 5, जो कि एक विषम होगा, जो कि क्या होगा, विषम होगा। अब इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ पे आप देखोगे 6q प्लस 1 रहा है वो एक विषम संख्या मिली है, जहाँ पर 6q प्लस 3 रहा वो भी विषम संख्या मिली, जहाँ पर 6q प्लस 5 रहा है वहाँ पर भी विषम संख्या मिली है। बाकी जहाँ पर शेष पर 0 रहा है, या 2 रहा है शेष पर, या 4 रहा शेष पर, वे सम संख्याएं हुई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी विषम, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये इस तरह से आप किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 1.1 के दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। विद्यार्थियों, जो है हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 में पढ़ देता हूँ आपके सामने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, अगर उसका वर्ग जो है उसका वर्ग हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ऐसा हमें बताना है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 ले लूँ और 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 को मैं 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे पूर्णांक मानूँ तो ये m यानी 3m हो सकता है। ऐसे ही यदि मैं आपको 25 करूँ तो आप देख सकते हो 5 का वर्ग करूँ तो ये होगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 धन 1। तो यदि मैं इसे m मानूं तो ये हो गया 3m प्लस 1 के रूप का। तो इस तरह से हम किसी भी, वो कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि मान लिया वह धनात्मक पूर्णांक x है।
अब x की जगह आप y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, t भी मान सकते हो, जो भी मानना मान सकते हो, कि मान लिया कि वह धनात्मक पूर्णांक x है और हम इसे 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो x है और हम इसे को 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमें यह ध्यान देना है थोड़ी सी बात पर। तो अब हमें क्या है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर हम 3q मानेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा 3q का वर्ग। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x², 3 त्रिका 9q²। अब हम इसे अगर इस तरह से व्यक्त करना चाहें, x² 3 × 3q। अब जहां 3q बराबर m, यानी 3q कोई पूर्णांक है जो m से डिनोट किया यानी m से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो x² बराबर हो जाएगा 3, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं m, 3m। तो ये हो गया अपना समीकरण 1। अब अगर हम दूसरी बात करें कि हम x को क्या मान सकते हैं, 3q + 1 के रूप में मान सकते हैं। तो x बराबर 3q + 1 करते हैं और दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप देखोगे ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a + b के होल स्क्वायर पर। तो हम x² बराबर लिख सकते हैं a का वर्ग तो 3 त्रिके 9 q² धन b का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर दोनों के गुणनफल का दुगना 3 दूनी 6q। अगर मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूँ इसको 9q² धन 6q और प्लस के 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है। तो x² ये हो जाएगा 3q, 3 एक कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3q² प्लस आपका 2q और ये प्लस के 1। यहाँ पर ये हम अगर पूर्णांक माने तो इसे हम मानेंगे m, कोई पूर्णांक है ये। तो हमारा x² बराबर हो जाएगा 3, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं m + 1। ये हो गया समीकरण 2। यानी आप देख सकते हो कि हम 3q² + 2q को एक पूर्णांक मानेंगे तो यहाँ m रख सकते हैं। तो 3m + 1 यानी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के अवलोकन से आप देखोगे, समीकरण 1 व 2 के अवलोकन से, 2 के अवलोकन से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, हमने सॉल्व किया। प्रश्नावली 1.1 के लिए चौथा क्वेश्चन था। अब प्रश्नावली 1.1 में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ एनसीईआरटी बुक से, वो 5वां क्वेश्चन। आइए बिना विलंब के 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो
तो विद्यार्थियों अपना प्रश्नावली 1.1 का जो पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग रेफरेंस बुक के रूप में एनसीईआरटी की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक है, ये एनसीईआरटी बुक है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 1.1 की, उसकी ओर चलते हैं। उसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है उसे हम 9m या 9m प्लस आपका 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी घन हो। तो सबसे पहले हम मानेंगे, मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। और हमें सिद्ध करना है कि आपका सिद्ध करना है कि x पर q को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, जिस तरह से हम लोगों ने वर्ग वाला सिद्ध किया था वैसे ही हम लोग घन वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x को इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 3q के। अगर दोनों पक्षों का घन करें, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करें, ये होगा x पर q और यहाँ हो जाएगा 3q पर q। तो आप देख सकते हो x पर q बराबर 3 3 9 27 q पर q। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये होगा x पर q बराबर 9 गुणे 3q स्क्वायर, तो 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ 3q होगा, 3q पर q बराबर m के। तो अगर हम इसके जगह m रखें तो x पर q इक्वल आएगा 9m, ये हो गया 1। तो आप देख सकते हो कि हम पहला तो प्रूफ हो गया कि हम x बराबर 9m के रूप में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यदि मैं आपको यहाँ पर x बराबर 3q प्लस 1 करूँ तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x पर q ये हो जाएगा 3q प्लस 1 पे q। तो a प्लस b का होल क्यू पर हम इसे तोड़ें तो x पे q 3 3 के 9 3 27 q पर q, एक का q एक ही होगा धन 3ab, तो 3 3 के 9q और यहाँ 3q प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। तो थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 27 q पे q धन 9 3 27 q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9 1 9q और ये होगा प्लस के 1। तो अब अगर ध्यान दो तो x पर q यहाँ 9 कॉमन हो सकता है, तो 9 में अगर यहाँ कॉमन करूँ तो बचेगा 3q पर q, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा q और यहाँ बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये हम कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम मान सकते हैं कि x पर q बराबर 9 और ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो m मान सकते हैं यहाँ पर इसे, तो हम ये होगा 9m प्लस 1, ये हो गया समीकरण 2। तो आपका दूसरा सिद्ध हो गया कि 9m प्लस 1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा m कोई पूर्णांक है। चलो अब अगर हम देखें तो x पर x इक्वल हम 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, हमने पहले ही मान रखा है। दोनों पक्षों का अगर मैं घन करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3q प्लस 2 का q।
तो अब अगर सिर्फ आप तोड़ते हो 3 पर क्यूब, तो 3 3 का 9 27 क्यूब पर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब ये 3 दूनी 6, 6 और 3 18 क्यूब, और यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 बच जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ी हम ऊपर जगह मिटा लेते हैं, तो थोड़ी सी और अगर आप सिंप्लीफाई इसे करते हो तो आप देखोगे कि आपका x पर क्यूब मिलेगा आपका 27 क्यू पर क्यूब, और ये 18 दिया 54 क्यू स्क्वायर, और 18 दूनी 36 क्यू, और ये 8 को हम लास्ट में लिखते हैं। अब यहाँ देखें इतने में से, तो 9 अगर कॉमन करना चाहें तो x पर क्यूब 9 कॉमन करना, यहाँ बचेगा 3 क्यू पर क्यूब, 9 छक्के 54 6x स्क्वायर, 9 चौक 36 4 क्यूब प्लस 8। अब इसको हम अगर पूर्णांक कोई m मान लें इतने भाग को, तो x पर क्यूब बराबर 9, ये हो जाएगा पूरा का पूरा पूर्णांक m और प्लस 8, ये हो गया अपना समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 के अवलोकन से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.1 का हल कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलेंगे, और जिसमें हम सीखेंगे अंकगणित की मूलभूत अवधारणाएं या अंकगणित की मूलभूत प्रक्रियाएं। तो हम इसमें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं।